असम में चल रहे बेदखली अभियान केवल अवैध कब्जों को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे एक गहरी जड़ें जमाए षड्यंत्र और नेटवर्क का पर्दाफाश करते हैं जिसने दशकों से स्वदेशी समुदायों को उनकी ही भूमि से विस्थापित करने का खेल रचा है। आजकल देश भर के शहरों में अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या निवासियों की खबरें आम होती जा रही हैं। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि कई महानगरों जैसे मुंबई और दिल्ली में ये चुनावी बहस का हिस्सा बन चुका है। एक ऐसी स्थिति जो असम में 70 के दशक के उत्तरार्ध से लगातार बनी हुई है। हाल के महीनों में पूरे देश में बुलडोजर राजनीति की तस्वीरें सुर्खियों में हैं, जहां प्रशासन अवैध बस्तियों पर कार्रवाई कर रहा है। असम में ये अभियान एक दृढ़ और साहसी मुख्यमंत्री की देखरेख में और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन कार्यवाहियों को सरकार की जमीन को पुनः प्राप्त करने का मजबूत कदम बताया जाता है, परंतु क्या ये वास्तव में समस्या की जड़ को समाप्त कर पाता है? असम ने अवैध घुसपैठ की समस्या से दशकों तक जूझा है। कई क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय संतुलन पूरी तरह बदल गया, जिससे असमिया समाज के विस्थापन और तनाव की स्थितियां उत्पन्न हुई। समय समय पर सरकारों ने बेदखली और तोड़फोड़ की कार्रवाइयां की, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। कारण यह है कि अवैध बस्तियां कभी भी स्वतः नहीं उभरती। इनके पीछे हमेशा एक संगठित तंत्र काम करता है, जिसमें राजनीतिक संरक्षण, स्थानीय गुंडागर्दी और गहरी जमी भ्रष्टाचार की जड़ें शामिल होती हैं। ये नेटवर्क भूमि पहचान से लेकर दस्तावेजों की फर्जीवाड़े तक फैला हुआ है, जो इन घुसपैठियों को वैध नागरिक का दर्जा दिलाने में मदद करता है। असम में ये प्रक्रिया वर्षों से एक ही पैटर्न पर चल रही है। सबसे पहले जंगल, चार भूमि, चराई के मैदान, वेटलैंड्स या धार्मिक स्थल जैसी खाली जमीनों पर कब्जा किया जाता है। फिर स्थानीय नेटवर्क और राजनीतिक मदद से बस्तियां बसाई जाती हैं। धार्मिक ढांचे खड़े कर वैधता का भ्रम पैदा किया जाता है। समय के साथ ये आबादी कई गुना बढ़ जाती है और वोट बैंक की ताकत के बल पर ये समूह सरकारी सुविधाओं और पहचान पत्रों तक पहुंच बना लेते हैं। अंततः यही लोग मूल निवासियों के अधिकारों को कुचलते हुए उन्हें उनकी ही भूमि से बेदखल कर देते हैं। बेदखली के प्रयास होने पर हिंसा, दंगे और झूठी पीड़ित छवि गढ़ना इस षड्यंत्र का हिस्सा होता है। मानवाधिकार समूहों, मीडिया और सहानुभूति बटोरने वाले राजनीतिक दलों का सहारा लेकर ये लोग न केवल कार्रवाई रुकवाते हैं, बल्कि अदालतों से स्टे ऑर्डर तक हासिल कर लेते हैं। नतीजतन समस्या खत्म होने के बजाय और गहरी जड़ें जमा लेती है। असम के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां असमिया समाज को अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इन अतिक्रमणों के साथ अपराध, अपहरण, महिलाओं के साथ अत्याचार, फसलों की चोरी और भय का वातावरण रचने की घटनाएं जुड़ी होती हैं। दुर्भाग्य यह है कि वैश्विक स्तर पर इन घुसपैठियों के पक्ष में कथाएं गढ़ी जाती हैं, जबकि असमिया समाज की पीड़ा दबा दी जाती है। मानवीय आधार पर इन बस्तियों के प्रति सहानुभूति रखने वालों के लिए यह समझना आवश्यक है कि ये केवल गरीबी या विस्थापन की कहानी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है जिसका उद्देश्य असम को उसकी सांस्कृतिक आत्मा और जनसांख्यिकीय स्वरूप से वंचित करना है। एच.एस. ब्रह्मा समिति की 2017 की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार 63 लाख बीघा सरकारी भूमि, जिसमें वन, चराई और आरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, अवैध कब्जे में है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,06,107 करोड़ रुपए आंकी गई। अनेक अध्ययनों ने यह स्पष्ट किया है कि यह अतिक्रमण राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है। ये प्रवृत्ति असम के भौगोलिक स्वरूप ही नहीं, बल्कि उसकी अस्मिता और अस्तित्व के लिए भी गंभीर खतरा है। पिछले कुछ वर्षों में बेदखली अभियान पहले से कहीं अधिक आक्रामक हुए हैं, परंतु सवाल यह है कि क्या केवल बुलडोजर से ये संकट समाप्त हो सकता है? वास्तविक समाधान के लिए जरूरी है कि सरकारें इन षड्यंत्रकारी नेटवर्क की पहचान करें, दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया को मजबूत बनाएं, जमीन के उपयोग पर कड़े नियमन लागू करें और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर दीर्घकालिक नीतियां बनाएं। अन्यथा ये चक्र जारी रहेगा और असम अपनी ही धरती पर अपनी पहचान के लिए संघर्ष करता रहेगा।